चलिए बेटा प्रारंभ किया जाए। हेडिंग बनाए, अपवाह तंत्र। क्या हेडिंग होगी बेटा? अपवाह। इसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब यहां भी लिख लें पहले तंत्र, तब ना इसको क्या लिखेंगे बेटा? सिस्टम। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम का ही नाम है अपवाह तंत्र या क्या बेटा? नदी तंत्र। इसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? नदी तंत्र। हाँ। फिर बाद में ये मंत्र हो जाएगा, इस मंत्र को याद रखना होगा। बहरहाल थोड़ा सा बेटा चीजों को समझिए। उसके बाद अ, भारत का भौगोलिक स्वरूप आपकी निगाह में है, वो हमने पढ़ाया था। कौन पहले बना, कौन बाद में बना, कौन कैसे बना, सब पे आपकी दृष्टि है। और जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हिस्सा पुराना होगा वहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी पुराना होगा। जो शहर पुराना होगा उसमें नालियों का तंत्र भी पुराना होगा। जो शहर नया बनेगा उसमें नई नई नालियाँ बनेंगी, नए डिजाइन की बनेगी। पुराने शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो पुराने स्टाइल का बना होगा। थोड़ा इसी को समझना है। ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं, अपवाह किसे कहते हैं, तो उसको पहले समझिए फिर हम बात करते हैं। जैसे हम लोग घर बनाते हैं बेटा, तो घरों में बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा आवश्यक चीज है, वो ये कि नाली। मैंने तो कोई घर नहीं देखा जिस घर में नाली ना हो। तो घर में नाली अनिवार्य रूप से होती है। आप महानगरों में जाएंगे तो बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग दिखती है, कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें नाली जरूर होगी। यानी सरप्लस वाटर जो घर का होगा, एक्सेस पानी होगा, वो निकलने की व्यवस्था तो होगी। अब घर चूंकि हम लोग बनाते हैं, सोच समझ के बनाते हैं। किचन आप घर में कहाँ बनाएंगे, बाथरूम कहाँ बनाएंगे, आपका फैसला होता है, नेचर का फैसला तो होता नहीं। लेकिन घर में बाथरूम, किचन या जहाँ पानी आप यूज करते हो वो जगह कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक चीज कॉमन होगी कि नाली हमेशा ढाल की ओर जाएगी। कभी आपने देखा है कि बाथरूम की नाली निकाल के छत पे पहुंचा दें? पहुंचा दीजिए। क्या ऐसी दशा में आपके घर का पानी छत पे चला जाएगा? संभव ही नहीं है। तो नाली हमारे घर में, आपके घर में, किसी घर में हो, लेकिन एक चीज बड़ी यूनिवर्सल होगी कि हमेशा पानी को किधर लेके जाने की कोशिश करेंगे, जिधर ढाल होगा। घर को छोड़ दो, शहर में आ जाए, पूरे शहर में नालियों का तंत्र बनाया जाता है। अगर व्यवस्थित ढंग से काम किया जाए तो पूरे शहर में नालियों का एक सिस्टम बनाया जाता है, और गिरते पड़ते हर शहर में होता भी है। आपके भी शहर में मोहल्लों की नालियों को बड़ी नाली में जोड़ा जाता है, बड़ी नालियों को फिर मेन सीवर लाइन में जोड़ा जाता है। फिर मेन सीवर लाइन है, वो भी किसी ढाल वाले इलाके की ओर जाती है, अमूमन वो नदी में मिला दी जाती है जो आपके शहर की नदी है। लेकिन हर जगह एक ही सिस्टम को ध्यान में रखा जाता है। हाँ, कोई भी आप ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे उसमें एक यूनिवर्सल फैक्टर होगा कि पानी को हमेशा ऊंचाई से ढाल को ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसी दशा में पानी स्वाभाविक रूप से मूव करेगा, चलेगा। और अगर पानी को नीचे से ऊंचाई की ओर लेके जाने लगे तो क्या पानी ऊंचाई की ओर जाएगा? सवाल ही नहीं है। एक बात मुझे बताइए, शहर की नालियों का सिस्टम तो हम सोच समझ के बनाते हैं, घर की नालियों का भी सिस्टम हम लोग प्लान बना के बनाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी नाली है जिसे आप नहीं बनाते, उस नाली को नेचर बनाता है। और क्यों ना बनाए? यहीं पे मैं मान लो लगातार पानी गिराता रहूं,
तो पानी खुद ब खुद अपना रास्ता चुनेगा, उसको आपको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। और वो रास्ता चुनते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखेगा, ढाल किधर है, पानी उधर ही भागेगा। तो एक चीज बताइए, भारत का जितना बड़ा भूभाग है, यहाँ बारिश भी होती है, बाढ़ भी आती है, बहुत कुछ होता है। हिमाचल का क्या हाल हुआ वो देख ही रहे, अभी झारखंड में तबाही मची हुई है, सिक्किम का क्या हाल हुआ आपने देखा ही। कि अपार जलराशि जो होती है वो कहीं ना कहीं तो जाती ही है, कहीं ना कहीं तो निकलती ही है। कहाँ निकलती है? जिधर ढाल होगा उधर जाएगी। तो चूंकि बारिश वगैरह ये सब चीजें नेचर में किसी भूभाग पे निरंतर होने वाली घटनाएं हैं। वर्षा काल में आप देखते हैं चारों तरफ पानी ही पानी होता है। वो पानी धीरे 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 सबसे अधिक ढाल वाले इलाकों की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो पहले वो छोटे छोटे नाले, फिर सारे नाले मिलके एक नदी, फिर नदी मिलके बड़ी नदी, और बड़ी नदी सारे पानी को कॉन्सेंट्रेट करके, वही जो मैंने उदाहरण बताया ना कि मोहल्ले का पानी बड़ी नाली में, बड़ी नाली का पानी उससे बड़ी नाली में, फिर मेन सीवर में, और फिर नदी में। तो किसी देश का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ना बेटा, वो स्वतः निर्मित होता है। करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया, वो धीरे 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 ड्रेनेज सिस्टम। अब एक चीज बताइए, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी तो बहेगा, कोई ना कोई रास्ता तो चुनेगा। कौन रास्ता चुनेगा? ढाल वाला। और अगर पानी की आपूर्ति निरंतर हो रही है, लगातार हो रही है, तो जो रास्ता वो चुनेगा वो रास्ता परमानेंट हो जाएगा, फिर उस रास्ते को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें कभी कम पानी होगा, कभी ज्यादा पानी होगा, लेकिन वो रास्ता तो चुनेगा। और एक बात, जो पुरानी नदियां होती हैं उनका रास्ता थोड़ा परमानेंट नेचर का हो जाता है, और जो नई नदियां होती हैं वो बचपना दिखाती है, रह रह के अपना मार्ग बदलती है। और कुछ नदियां अपने रास्ते बदलने के लिए कुख्यात हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, बंगाल का शोक, बोले बेटा, बिहार का शोक, पढ़ते हैं ना। कोसी नदी को कहते हैं, काहे कहते हैं? कंफ्यूज है, किधर से जाएं, इधर से चले जाएं कि उधर से चले जाएं, बस इसी में इधर उधर वो करती रहती और तबाही का मंजर देता। और एक बात मुझे बताइए, अगर मैं पानी यहाँ गिराऊं, थोड़ा पानी गिराऊं और ज्यादा पानी गिराऊं, तो भी आप देखोगे ड्रेनेज सिस्टम बदल जाएगा। थोड़ा पानी गिराएंगे तो हो सकता है वो धीरे धीरे किसी खास इलाके को जाए, अचानक ज्यादा पानी गिराएंगे ना तो अपना रास्ता सीधा कर लेगा, फिर वो लहरदार रूप में नहीं जाएगा। नदियां भी यही करती हैं, आप देखोगे मैदानों में नदियां विसर्पण करते हुए चलती हैं। विसर्पण माने जैसे सांप चलता है वैसे चलती है। लेकिन जब नदी में पानी का प्रवाह किन्हीं कारणों से तेज होता है तो नदी उसको सीधा कर देती है। और विसर्पण करने वाला इलाका ऐसे देखो, जैसे नदी ऐसे ऐसे चल रही है ना बेटा। अब अचानक नदी में फ्लो बढ़ गया, पानी ज्यादा बढ़ गया, या कुछ ऐसी भौगोलिक स्थितियां हुई तो नदी अपने मार्ग को कर लेती है सीधा, और इनको कहती गुड बाय, और फिर ये बन जाती है एक झील। उसमें नदी या वाटर सप्लाई नहीं करती, लेकिन वो एक झीलों का रूप, छाड़न झील कहते हैं। छाड़न माने छोड़ दिया गया। क्लियर है बेटा? तो बहुत कुछ नदियां करती हैं। तो शुरुआत करें। हाँ। अपवाह तंत्र का अभिप्राय, जिसके लिए 2 दिन अलॉटेड है बेटा, आज और कल, और आज कल में इसको हम लोग निपटा लेंगे। मिट्टी उट्टी पे बात इसलिए नहीं करेंगे कि गाहे बेगाहे थोड़ा सा आपसे बात होती रही है, स्थानांतरित है, लोकल है, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी। मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे दिया था कि ये सब क्यों हो जाते हैं, लोकल है या ट्रांसपोर्टेड है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, मैनेज हो जाएगा। 12, हाँ। क्या लिखा बेटा? किसी देश के अपवाह तंत्र का अभिप्राय उस देश के नदी तंत्र से है। अभिप्राय उस देश की क्या बेटा?
नदी तंत्र से है। रिवर सिस्टम से है। लिखें, यह अपवाह तंत्र अर्थात नदी तंत्र एक लंबी प्रक्रिया के उपरांत स्वतः विकसित होता है। एक लंबी प्रक्रिया के उपरांत क्या बेटा? स्वतः, खुद ब खुद विकसित होता है। क्लियर है बेटा? लिखें, अपवाह तंत्र सदैव ढाल का अनुसरण करता है। अपवाह तंत्र सदैव किसका बेटा? ढाल का अनुसरण करता है। ठीक है बेटा? अब थोड़ा सा चीजों को समझिए, क्योंकि हम लोगों को भारत का अपवाह तंत्र पढ़ना है। तो भारत का जरा भौगोलिक स्वरूप देख लो। चलो, ये तो लग रहा परमानेंट हो गया। ये बीच वाला इलाका आप देख रहे हो, ये कुछ ऊंचा दिख रहा है। इधर का इलाका देख रहे हो, ऊंचा दिख रहा है। हम बगल में आपको दिखाते हैं और इसको जरा समझिए। पूरे भारत में अगर आप देखोगे, एक बीच का हिस्सा जो है, जो विंध्य और सतपुड़ा के रूप में है, ये पूरे भारत को मैंने कहा विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो भारत के विभाजक के रूप में तो कार्य करता ही है, जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। इसने तो ये निर्धारित कर ही दिया कि इधर का पानी इधर रहेगा और इधर का पानी इधर रहेगा। बीच में उसने एक लाइन ऑफ डिमार्केशन खींच दिया और पानी को चेतावनी दे दिया कि इधर वाले लोग इधर रहना और इधर वाले लोग इधर मत आना। क्यों? क्योंकि बीच का ऊंचा भाग। अब इधर आइए, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अरावली ऊंचा भाग है और बहुत पुराना भाग है। अरावली इधर की ओर जल विभाजक के रूप में हो गया। अरावली ने कहा कि भाई इसके इधर जो लोग हो वो इधर ही रहो और इसके इधर जो लोग होंगे उनको इधर नहीं जाना है। तो ये बट गया दो भागों में, ईस्ट एंड वेस्ट, अरावली के पूर्व और अरावली के पश्चिम। ध्यान रखना, अरावली के पश्चिम में अगर पानी ज्यादा हुआ उनको उधर ही जाना होगा। इधर का देखो ऊंचा दिख भी रहा है, इधर के पानी को इधर नहीं आना है और इधर के पानी को इधर नहीं जाना है। ये क्लियर हो गया? एक जल विभाजक इधर भी है। तो जल विभाजक के रूप में देखो, ये क्या है बेटा? विंध्य। और ये क्या है? अरावली। और ये क्या है? पश्चिमी घाट। क्या आपको लगता नहीं कि पानी को चार खाने में बांट दिया गया? पानी को पूरे भारत में चार खाने में डिमार्केट कर दिया है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सुंदर सा दिखा देना, ये बड़ा ठीक नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा, इधर वाला पानी इधर रहेगा, इधर वाला पानी इधर रहेगा, इधर का पानी उधर जाएगा और इधर का पानी न इधर आएगा न इधर जाएगा। तो कितने खानों में बट गया? चार। एक, दो, तीन और चार। इसीलिए हम लोग, और इधर से हिमालय पूरी मुस्तैदी से खड़ा है, कहता इधर भी नहीं भागने देंगे किसी को, है ना बेटा? तो पूरे भारत के ड्रेनेज सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखो तो ऊंचाइयों ने पूरे भारत के ड्रेनेज सिस्टम को चार भागों में तो बांट ही लिया।
और नदियों की 4 दिशाएं निर्धारित कर दी, किसको किधर रहना है, किसको किधर प्रवाहित होना है। यानी वो अफवाह तंत्र जो उस इलाके का बनेगा, जैसे नंबर 1 इलाके में अफवाह तंत्र बनने, अगर नंबर 1 इलाका दिख रहा है, वो पानी हर हाल में अरब सागर में जाएगा, किधर जाएगा। नंबर 2 की तरफ जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो पानी हर हाल में बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगा। बोल नहीं रहे हैं। अब देखिए नंबर 3, यानी सह्याद्री के पश्चिम में, तो बड़ी मजेदार बात है कि इधर कोई नदी है ही नहीं है, लेकिन सह्याद्री के पश्चिम में 2 नदियां बहती जरूर हैं, नर्मदा और ताप्ती। लेकिन वो इस कारण नहीं बहती कि सह्याद्री विभाजक के रूप में काम कर पाता है, क्योंकि सह्याद्री में 2 जगह फॉल्ट आ गए, विंध्य और सतपुड़ा के रूप में, और इन्होंने घाटियां बना दी। और जैसे घाटी बनाई, नदी को जगह मिल गई, पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और बस उधर ही से नदियां, एक विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, अरे 2 पहाड़ हैं तो घाटी बनेगी, एक इसके बीच में, एक इसके दक्षिण, तो इसके बीच से नर्मदा निकल आती है और सतपुड़ा के दक्षिण से ताप्ती निकल आती है। वो 2 घाटियां उसको मिल जाती, दोनों नदियां उलट दिशा में बह जाती। बाकी सारी नदियां आप देखोगे कहां चली जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? लिखें, भारत के अफवाह तंत्र को, भारत के अफवाह तंत्र को विंध्य पर्वत, भारत के अफवाह तंत्र को कौन बेटा? विंध्य पर्वत 2 बड़े भागों में विभाजित करता है, 2 बड़े भागों में बांटता है। अर्थात विंध्य पर्वत संपूर्ण भारत के, अर्थात विंध्य पर्वत संपूर्ण भारत के अफवाह तंत्र को, अफवाह तंत्र को 2 बड़े भागों में विभाजित करता है। 2 बड़े भागों में क्या करता है बेटा? विभाजित करता है, बांटता है। इस कारण विंध्य को उत्तर से दक्षिण के मध्य, इसलिए विंध्य को उत्तर से दक्षिण के मध्य एक जल विभाजक के रूप में माना जाता है। सहमत है? अच्छा एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता कि आखिरकार गंगा नदी है इधर चली आई होती? लेकिन गंगा नदी हिमालय के, आप देखोगे तो तराई वाले इलाकों से होते हुए, उसी किनारे किनारे होते हुए चली जाती बंगाल खाड़ी में। इधर चले आए होते ना, ये बगल में अरब सागर है, पास में ही है। नहीं आ पाई क्योंकि ऊंचाइयों ने बाध्य कर दिया कि इधर नहीं आना है। क्लियर है बेटा? तो जब तक आप किसी देश के जल विभाजक को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप किसी देश के ड्रेनेज सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, रट लेंगे कि गंगा नदी ढिमाका से निकली है, ब्रह्मपुत्र कहाँ पूछ रहा है भैया? कौन से कंपटीशन पूछ रहा है? ये नवोदय विद्यालय का टेस्ट समझे हो क्या कि नदी कहाँ से निकल रही, कहाँ जा रही है, पढ़ के आपका गुजारा होने वाला है? तो किसी देश के ड्रेनेज सिस्टम को अगर आपको कल को पूछेगा भारत के अफवाह तंत्र पे टिप्पणी लिखिए, क्या लिखेंगे? गंगा नदी की उत्पत्ति। तो कंपटीशन में जा रहे हैं बेटा, तो उसके ग्रेविटी को, उसके डायमेंशन को समझिए, और बचपना मत दिखाइए। अब तक बहुत बचपना दिखाया। क्या है अफवाह तंत्र, उसी को देखना है।
क्लियर हो गया बेटा? तो जाहिर सी बात है भारत के डेनिस सिस्टम को अब दो भागों में बांट दिया, उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। नहीं बेटा, किसने बांटा? जी, विंध्य ने बांट दिया, पूरे डेनिस सिस्टम को डिमार्केट कर दिया। और वो डिमार्केशन दो भागों में हो गया। पहले को हम लोग कहेंगे उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र और दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ये दोनों जुदा जुदा हैं, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक है ही नहीं। क्लियर है बेटा? लिखें, दो भागों में विभाजित कर दिया। लिख लिया बेटा? नंबर 1, उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र। उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, ब्रैकेट में लिखिए, आपके समझने के लिए आसानी होगी, नदी तंत्र। रिवर सिस्टम, नदी तंत्र हो गया बेटा। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ऑब्लिक दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र। क्लियर है बेटा? या यूं कहें दक्षिणी भारत का नदी तंत्र। क्लियर है बेटा? दो बड़े भागों में बट गया। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे बारी बारी से। लेकिन नदियों के बारे में कभी कभी एक शब्द दिखता है, पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी या परवर्ती नदी। नाम सुना है? तो पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? जी बेटा, नदियां सामान्य रूप से उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं। नदियां तो मार्ग का ही अनुसरण करती हैं, एक्का दुक्का अपवाद है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती उन नदियों को कहते हैं, वे नदियां जिस मार्ग पर बह रही हैं, ऊंचाइयों में परिवर्तन होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, वो अपने मार्ग पे बनी रही। और कुछ नदियां ऊंचाइयों के अनुसार अपने आप को ढाला, तो जैसे सिंधु नदी क्या है? पूर्ववर्ती नदी। ब्रह्मपुत्र क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। हिमालय के बन जाने से इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियां देखोगे तो क्या है बेटा? अनुवर्ती। अनुवर्ती माने अनुसरण करती है, किसका? ढालों का, उसके अकॉर्डिंग बह रही होती है। तो कभी कभी यह भी आपसे पूछ लिया जाता है, पूर्ववर्ती नदी मतलब वो जो नदी अपने मार्ग पे बह ही रही है, उसने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, ऊंचाइयों में चाहे परिवर्तन हुआ हो। और जिसको हम लोग कहते हैं बेटा परवर्ती नदी, वो नदी ऊंचाइयों के अनुसार अपने आप को ढाल ली, कि जैसी ऊंचाइयां थी, यूं कहें तो उसने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि चलो भाई जैसी ऊंचाई वैसे चलते हैं। और पूर्ववर्ती नदी ढीठ होती है, वो कहती ना, रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे ही चलेंगे। तो रास्ते में अगर बाधा बनने की कोशिश करोगे तो चिथड़े उड़ा देंगे, और उड़ा ही दिया गंगा नदी ने। तो गंगा तो नहीं बेटा, गंगा को अगर देखो तो बृहद हिमालय से निकलती है, ये परवर्ती नदी हो जाती है। आगे जाके फिर अनुवर्ती होती है, जब ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को काटती है तब ये पूर्ववर्ती हो जाती है। लेकिन चूंकि हिमालय से निकलती है वहां परवर्ती हो। थोड़ा सा ये सब दिमाग में रखना है बेटा। अब हर चीज लिखा पाना बेटा संभव नहीं है। अब हेडिंग बनाइए, पहला, नंबर 1 क्या है बेटा? हाँ। अब उत्तरी भारत का पारतंत्र किसने बना दिया? विंध्य ने बना दिया। क्लियर बेटा? हाँ। देखिए, उत्तरी भारत में अरावली तथा उसके आसपास की उच्च भूमि, उत्तरी भारत में अरावली तथा उसके आसपास की उच्च भूमि
उत्तरी भारत में जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। उत्तरी भारत में किस रूप में बेटा? जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो ये भी दो भागों में बांटे। उत्तरी भारत, उत्तरी और दक्षिणी तो बट गया। अब उत्तरी भारत को अगर आप देख रहे हो तो अरावली फिर जल विभाजक के रूप में विद्यमान, और ये दो भागों में बांट देती है उत्तरी भारत के अफवाह तंत्र को। एक वह अफवाह तंत्र जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है, और एक वह अफवाह तंत्र जो अरब सागर की ओर जाता है। ये डिमार्केशन किसकी वजह से हुआ? अरावली ना होती तो ये होता, विंध्य सतपुड़ा ना होता तो ये होता। तो इनकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम डिमार्केट हो रहा है ना बेटा। देखें, उत्तरी भारत के अफवाह तंत्र को पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। उत्तरी भारत के अफवाह तंत्र को पुनः कितने बेटा जी, दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, नंबर 1, अरावली के पूर्व अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखो, लिखो मत, पिक्चर दिखाई देनी चाहिए। पिक्चर दिख रहा है? हाँ, मुझे तो नदी बहते बहते दिख रही है ना, तो दिखना चाहिए भूगोल में। तो ये तय हो गया कि अरावली ने कह दिया कि भाई हम पानी को बांटेंगे, हमारे पूर्व का पानी उधर रहेगा। तो दो सीमा बन गई, एक पूर्वी सीमा और एक उत्तरी सीमा। माने विंध्य ने उत्तरी सीमा बना दिया और अरावली ने उनके पूर्वी सीमा बना दिया, और कह दिया कि अब आपको किधर जाना है ये फैसला कर लो। दक्षिण की ओर जाना नहीं है और पश्चिम की ओर जाना नहीं। हिमालय उधर कह रहा कि इधर भी नहीं आना है, यानी उत्तर की ओर हम आपको जाने नहीं देंगे। तो कुल मिला जुला के इनके लिए राह मिला किधर बेटा? पूरब की ओर। ये पूरब की ओर बहती है, और कहाँ बहेंगी, मजबूरी है उनकी, वहीं जाना है। क्लियर है बेटा? दूसरा, दूसरा क्या है बेटा? अरावली के पश्चिम में अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो अब हल्ला बोल दिया जाए, है ना, क्योंकि अब डिमार्केशन कम से कम उत्तर भारत का तो हो ही गया, अब प्रायद्वीपीय भारत में चलेंगे तो डिमार्केट करेंगे। तो अब पहली हेडिंग आप बनाएंगे जिसपे हम लोग अब चर्चा करेंगे कि उत्तर भारत की वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उत्तर भारत की वे नदियां जो कहां बेटा? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो दो ही बड़ी नदियां हैं बेटा, उत्तर भारत की दो बड़ी नदियां हैं जिसको अरावली ने डायरेक्ट किया है पूरब की ओर जाने के लिए। एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र, है ना बेटा। तो पहली हेडिंग बनाइए गंगा। नींद बहुत आ रही है बेटा आज आपको, रात भर जगे हो लग रहा। पहला क्या बेटा? गंगा लिखो। देखो, नींद के बारे में मेरी एक फिलॉसफी है। पहला ये कि नींद मुझे भी आ रही है, ठीक है, और आपको बहुत बुरा लगेगा अगर पढ़ाते पढ़ाते मैं सो जाऊं, है ना, बहुत खराब लगेगा आपको, तो बड़े विचित्र आदमी हैं। लेकिन ये कि मेरा कल का दिन, कल की रात कैसे गुजरी है आपको तो नहीं पता,
और ना हम रोज आके आपको बताएं आज रात भर हॉस्पिटल में बीता है, रात भर आज जागे हैं। ये सब बकवास की बातों के लिए जगह नहीं है यहाँ, है ना। ये मैदान जंग है, ये युद्ध का मैदान है। यहाँ कोई इफ बट नहीं होगा, यहाँ पूरी ताकत से जूझना होगा। और बड़ी कलम लेके आए हो भाई ठीक है, नहीं हथियार प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। चलें, एक बात, इस सोने के मामले में मेरी अपनी एक फिलॉसफी है, वो सुन लो जरा। जैसे अब नींद तो अनिवार्य है बेटा, वो तो सोना ही सोना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी नींद कम हो सके उतनी कम नींद लीजिए, जितनी कम। कारण ये है कि अमूमन 70-80 साल हम लोगों की जिंदगी। वैसे डॉक्टर आजकल बताते हैं कि 60 साल के बाद जो आप जी रहे हो वो बोनस है ना। तो 60 साल तो मान ही लो, और 60 साल के बाद जो आप जी रहे हो वो बोनस मान के चलो, गिफ्ट है ऊपर वाले का। ये साल मिल जाए तो ऐसा आनंद बना लो, क्योंकि विदाई कभी भी हो सकती है, किसी वक्त, चलते फिरते उठते बैठते बुलावा आ सकता है। एक बात यार, एक दिन सोएंगे, है ना, और फिर ऐसा सोएंगे कि उठेंगे ही नहीं। तो काहे रोज रोज सोते हो? एक दिन तो लंबी नींद में सोना ही है आपको भी, सबको। आंख खुली रखो, ऊपर वाले ने धरती पे भेजा है, तो जितनी दुनिया को देख सकते हो, जितनी दुनिया को समझ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा वक्त दो, क्योंकि आंख एक दिन बंद होगी और परमानेंट बंद होगी। फिर जितनी नींद इधर बची उची होगी सब पूरी करना इकट्ठे, है ना बेटा। तो मैदान जंग में अगर झपकी आई तो सर धड़ से अलग हो जाएगा यहाँ सोने होने की जगह नहीं है। चलो बेटा, तो गंगा पे बात करते हैं। तो थोड़ा सा गंगा कहाँ से निकली, तो एक बच्चे ने बताया कि सर गंगा शंकर भगवान की जगह से। आप यही लिखवा देते हैं क्यों, चलेगा? नहीं। अब ये धार्मिक अवधारणा है, और एकेडमिक में हम लोगों की धार्मिक अवधारणाओं के लिए कोई बहुत विशेष जगह नहीं होती। यहाँ जो भी बात करनी होगी वैज्ञानिक आधार पर बात करनी। उत्तर भारत में स्पेशली जहाँ हम लोग हैं, मैंने आपको जब मैदान पढ़ाया था तो बताया था कि उत्तर के विशाल मैदानों का जो निर्माण किया वो ब्रह्मपुत्र, गंगा तथा सिंध नदियों ने किया। लेकिन आपको पता होगा कि उत्तर भारत में जितनी श्रद्धा, जितनी भावना और जितनी इज्जत गंगा को दी जाती है, मुझे नहीं लगता सिंध और ब्रह्मपुत्र को देते हैं। वजह जानते हो क्या? क्योंकि जिस इलाके में हम हैं इसको गंगा ने बनाया, इसको सिंध और ब्रह्मपुत्र ने नहीं बनाया। ब्रह्मपुत्र ने असम में बनाया होगा और सिंध ने पाकिस्तान में बनाया होगा। जिस इलाके पे आप बैठे हो ना, इस मैदानों को अकेले अकेले गंगा ने बनाया है, और अपनी पूरी लावा लश्कर और पूरी फौज के साथ। गंगा अकेले नहीं है, गंगा तो GOC इन सी है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। इसकी तो पूरी की पूरी सेना है गंगा की। तो पूरी सेना ने बनाया है गंगा की, पूरी फौज ने बनाया है गंगा की। और हिंदू मिथोलॉजी में गंगा को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आपने सुना है ना कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसके दरवाजे पे 1-2 दिन में दस्तक हो जाती है। कुछ लोग बैग वैग टांगे आ जाते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। वो ड्रॉप पिलाते हैं ना, पोलियो ड्रॉप, लेकिन मरने के बाद 2 बूंद गंगा की। हिंदू मिथोलॉजी में तो यही सत्य है कि जीते जी गंगा जल आपके मुंह में जाए चाहे ना जाए, मरते वक्त तो आपके मुंह में गंगा का पानी जाना ही चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि जब आदमी मरने लगता है ना, जल्दी जल्दी उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। ये आखिरी कृतज्ञता है गंगा के प्रति, आखिरी धन्यवाद है। और वो हम लोग इस माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। तो गंगा नदी ही नहीं है बेटा, गंगा एक संस्कृति है, गंगा एक भावना है, गंगा एक विचार है, नदी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में गंगा का बहुत महत्व है बेटा। हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में गंगा है। जीवन में तो हमेशा गंगा की जरूरत पड़ती है। हर घरों में पूजा पाठ, कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा, बिना गंगा जल के तो होता ही नहीं। हम बहुत मान्यता देते हैं, और ये बार बार हम गंगा को कृतज्ञता दिखाते हैं, थैंक्स बोलते हैं। और जाहिर सी बात है
कि गंगा के मैदानों पे अगर दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन रहती है, जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी अगर दुनिया की सबसे अधिक है, तो वजह है उसकी, ये दुनिया में रहने के लिए सबसे शानदार जगह है। इससे बेहतरीन जगह धरती पे कहीं है ही नहीं। समतल प्राय भाग है, हिमालय की गोद में है, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, पीने के लिए गंगा का शानदार पानी है। तो पॉपुलेशन ऐसी जगह पे नहीं होगी तो पॉपुलेशन हिमालय की चोटी पे होगी। तो दैट्स वाई गंगा का मैदान बहुत उर्वरा है और गंगा के मैदानों के जनघनत्व बहुत अधिक है। उसके पीछे कारण यही है कि बहुत बड़ा एक उर्वरा भूमि गंगा ने प्रदान कर दिया और पूरे इलाके में अपना शुद्ध मीठा पानी उपलब्ध कराती है पीने के लिए, जनघनत्व बढ़ गया। तो गंगा तो बेटा नदी तो है ही है, लेकिन हमारी मान्यताओं में, हमारी संस्कृतियों में, हमारी सभ्यताओं में गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। तो गंगा नदी के साथ, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के साथ भी गंगा का बड़ा जुड़ाव है। लेकिन हमें थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ना होगा बेटा। अगर हम क्रोनोलॉजी पे बात करें, क्रोनोलॉजी माने थोड़ा वक्त की बात करें, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो बना प्रायद्वीपीय भारत बना, हाँ या ना? प्रायद्वीपीय भारत बनने के बाद हिमालय बना, हिमालय बनने के बाद गंगा बनी होगी। अरे इतना तो कॉमन सेंस आपको है ही है। यदि गंगा बृहद हिमालय से निकलती है तो खामखा सी बात है कि बृहद हिमालय जब बना होगा उसके बाद गंगा की उत्पत्ति हुई होगी। बोल नहीं रहे हैं। और तब गंगा ने उत्तर के विशाल मैदानों को बनाया टैथिस सागर के अवशेषों पर। तो बचा हुआ टैथिस सागर था, उस पर उन्होंने पाट दिया और उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण किया। तो ध्यान रखना, गंगा हिमालय के बाद की अवधारणा है, जबकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय के पहले की अवधारणा है। अर्थात इन नदियों में अगर आप देखो, उत्तर भारत की नदियों में, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र बहुत पुरानी नदी है। गंगा तो हाल हाल की नदी है, ये तो हिमालय बनने के बाद की नदियां हैं। क्लियर है बेटा? तो गंगा की उत्पत्ति जो हुई, उसको बहुत धड़ल्ले से छोटी क्लास में आपको पढ़ाया गया कि गंगा गौमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की उत्पत्ति कहां से है बेटा? बिल्कुल गलत, 100% गलत है। आप रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है कि सही बोला जाए। कारण यह है कि न गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है, न गंगा नदी की समाप्ति हुई है। ये बड़ी दुखदाई स्थिति है कि गंगा गंगा के रूप में पैदा नहीं हुई और गंगा गंगा के रूप में मरी भी नहीं। ये तो बीच रास्ते का नाम है गंगा। गंगा गंगा के रूप में कहां पैदा हुई भैया? कहीं गंगा के रूप में नहीं पैदा हुई। गंगा नदी का जो नाम, वो तो ऐसे समझो ना, जैसे सड़क पे आप चलते हैं और कोई व्यक्ति आपका नाम नहीं जानता है तो पुकारता है, ए भाई साहब, आप लोगों को ए बहन जी, ऐसा कुछ। तो नाम हमारा ए भाई साहब है। पलट के गुस्सा लगती है, अरे मेरा नाम तो नहीं जानता है तो क्या करे। ये तो रास्ते वाला नाम है, ये कोई नाम थोड़ी है। तो ए भाई साहब टाइप का नाम है। एक्चुअल में देवप्रयाग से लेके फरक्का तक ही गंगा है। यानी गंगा जो नामकरण है वह देवप्रयाग से लेके उत्तराखंड के और पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, बस वहीं तक गंगा है, ना उसके आगे ना उसके पीछे। तो फिर गंगा की उत्पत्ति कहां से करा दिया आपने? बोले नहीं। एक्चुअल में जहां नाम इसका गंगा होता है वहां एक नदी है अलकनंदा। मुझे लगता है कि अलकनंदा भी गंगा की ही पर्यायवाची है और भागीरथी भी गंगा की ही पर्यायवाची है। तो सब गंगा ही गंगा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक अलका ग्लेशियर है, अलका हिमनद है, वहां से निकलती है अलकनंदा, और एक भागीरथी हिमनद है ना बेटा, जिसको हम लोग गंगोत्री भी कहते हैं। वो ग्लेशियर है, गोमुख। तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी, गंगा नहीं। ठीक है? ये दोनों नदियां उत्तराखंड के देवप्रयाग के पास मिल जाती है। कौन कौन? भागीरथी
और अलकनंदा। अब जैसे ये दोनों मिल जाती हैं तो अब वो प्रवाह जो आगे बढ़ता है, सौभाग्य से मैंने वो देखा भी है। वैसे वीडियो में आप भी देख सकते हो, एक तरफ से भागीरथी, एक तरफ से अलकनंदा, दो ब्रांचेस मिलती हैं, एक सिंगल ब्रांच हो जाती है। और जैसे वो सिंगल ब्रांच हो जाती है तब उसका नाम ना अलकनंदा रह जाता है ना भागीरथी रह जाती है, जबकि उसमें दोनों का पानी है, अलकनंदा का भी है और भागीरथी का है। लेकिन जैसे दोनों धाराएं एक होती हैं, टच की, छू गई और आगे बढ़ी, वैसे नाम हो गया गंगा, नाम परिवर्तित हो गया। और ध्यान रखना, देवप्रयाग के ऊपर ढूंढना भी मत गंगा को, कोई बता भी नहीं पाएगा कि कहाँ है गंगा। वहां जब ढूंढिएगा ना, वहां पिंडारा ढूंढिएगा, धौली गंगा ढूंढिएगा, गंगाकिनी ढूंढिएगा, मंदाकिनी ढूंढिएगा, अलकनंदा ढूंढिएगा, गंगा को मत ढूंढिएगा, क्योंकि फिर वहां कहीं अंगा गंगा नहीं है। और वहां से फिर नाम पश्चिम बंगाल के फर्क का तक यही रहता है। और जैसे पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में घुसती हैं, पश्चिम बंगाल से ये नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है फिर नाम बदल जाता है और तब उसका नाम पद्मा और मेघना हो जाता है। तो न गंगा के रूप में इसका जन्म हुआ, न गंगा के रूप में इसकी मृत्यु हुई, है ना बेटा। ये बीच रास्ते का नाम है जंगल। हाँ, लेकिन जो आपने कहा सिंबॉलिक रूप से, उसका भाव मैं समझ रहा हूं आप कहना क्या चाह रहे थे। लेकिन बहुत दुखदाई है कि छोटी क्लास से आज तक गंगा को उत्पत्ति गंगोत्री से हुई। अरे गंगा की थोड़ी हुई भैया, भागीरथी की हुई। लेकिन इसकी उत्पत्ति दो स्वतंत्र धाराओं के रूप में, इसकी उत्पत्ति दो स्वतंत्र धाराओं के रूप में उत्तराखंड के दो हिमनद से है। हिमनद माने ग्लेशियर से है। ठीक है बेटा। हाँ, गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी, गंगोत्री हिमनद से कौन बेटा? भागीरथी नदी, तथा अलका ग्लेशियर, अलका हिमनद से अलकनंदा नदी उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा। ये दोनों स्वतंत्र धाराएं उत्तराखंड के देवप्रयाग के पास, ये आखिरी प्रयाग है बेटा, उत्तराखंड का अंतिम प्रयाग है। 5 प्रयाग है, हम सबको लिखाएंगे, परेशान मत होइए। उत्तराखंड के अंतिम प्रयाग में, जिसका क्या नाम है बेटा? देवप्रयाग। पहला प्रयाग कौन है? अरे अगर ये अंतिम है तो आगे भी कोई होगा जरूर। आप खाली यही सब चूकते हो बेटा, यही सब चूक करते हो, नुकसान हो जाता है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, रट लो एक बार, है ना। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और एक तो खाली प्रयाग। आजकल तो नाम ही हो गया प्रयागराज। तो बड़ी मजेदार बात है कि जहां प्रयाग शब्द बोला गया वहां मिलन तो हुआ ही है उसी नदी का, जिसको आप महसूस करते हैं किसी न किसी के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ है। तो हम सब चर्चा करेंगे बेटा, लेकिन पहले इसको देख लें। अंतिम प्रयाग क्या बेटा? देव प्रयाग या अंतिम प्रयाग इसको है, उत्तराखंड का आखिरी प्रयाग है, 5 प्रयाग में से, है ना, मिलती है, जहां से इसे गंगा का नाम दिया जाता है।
जहां से इसे क्या नाम मिलता है बेटा? गंगा। हम लोगों के महाभारत में एक करेक्टर है, कभी सीरियल वीरियल देखा हो, भीष्म, तो उनको गंगा पुत्र कहा जाता था। अब पता नहीं नदी से पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, वही लोग जाने, लेकिन ये है कि नाम तो उनका वही था। एक बात कि गंगा के बारे में एक मिथक है, हम लोगों के सबके घरों में गंगा का पानी होता है, रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। आप जाते हैं तो, नहीं तो मार्केट से खैर नहीं खरीदना चाहिए। मार्केट में भी गंगा जल बिकता है, क्योंकि वो फ्रॉड है सब, पता नहीं गंगा का ही पानी है कहाँ का पानी है। तो गंगा जल आप खुद जाके ले आए, कभी जाना हो तो ले आए, तो वो थोड़ा भरोसा रहता है कि गंगा का पानी। जैसे मैं बीच में गया था तो बड़ा बाढ़ बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन मैं बोट से जाके अंदर थोड़ा सा, तो भी पानी वैसे ही था, लेकिन ये भरोसा है कि वो गंगा का ही पानी है। गंगा के पानी को घरों में रखा जाता है और लंबी लंबी अवधि तक रखा जाता है। 2-2, 3-3, 4-4 साल तक गंगा का पानी घरों में हम लोग रखते हैं, बोतल में, केन में, जार में रखते हैं ना। कभी आपने नोटिस किया कि गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते? ये किसका आशीर्वाद है? ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। दुनिया भर की कहानियां कह दें तो चलेगा? नो। एक्चुअल में गंगा के पानी में एक विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये गंगा के ही पानी में पाया जाता है, वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में गंगा में होती है। यानी गंगा के पानी में डिजॉल्व, पानी में ऑक्सीजन भी घुला होता है, और गंगा के पानी में ऑक्सीजन बहुत पर्याप्त मात्रा में घुला होता है। और दूसरा, उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो उसमें किसी भी कीटाणु को पनपने नहीं देते। दैट्स वाई गंगा का पानी बहुत लंबे समय तक बना रहता है, मैंने उसमें कीड़े उड़े नहीं पड़ सकते। अदरवाइज कोई पानी आप लेके रख लो बोतल में, 4-6 महीने के बाद आप देखोगे उसमें गड़बड़ी हो सकती है। ये आर ओ के पानी में कुछ केमिकल वगैरह, अरे भाई ये पानी जो आप पीते हो, फटाक से जाते हो 20 रुपए की बोतल खरीदते हो, आपको पता है बोतल में पैकिंग कब की हुई है? ये तो आपको मालूम नहीं है, ना बड़े ध्यान से आप पढ़ते हो। ये बोतल खरीद के पहले पढ़ते हो कि पैकिंग कब है, एक्सपायरी डेट कब है। लेकिन एक बताओ, 2 महीने पहले का कि 3 महीने पहले का कि 4 महीने पहले का, तो उसमें कीड़े अगर नहीं पड़ रहे तो उसमें केमिकल मिलाया गया होगा, और वो 5 साल वैसे रहेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो केमिकल भी साथ में पी लेंगे आप। तो इसीलिए वो सब बहुत ठीक तो नहीं होता बेटा। लेकिन अब ये है कि फैशन आजकल है कि प्रोफेशन का इशू ज्यादा है, तो आप पीते हैं, पीजिए भाई, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। मुझे लगता है घर का पानी बॉटल में लेके चले, अगर बहुत आपको परेशानी है तो वो ज्यादा बेहतर है ना बेटा? चले, तो कोई जादू वादू नहीं है बेटा, वो सिर्फ बैक्टीरियोफेज का कमाल है जो उसको, कुछ लोग एक जादू और बताते हैं। एक हमारे यहाँ झील है, अच्छा मैंने बताया था ना, नहाने धोने का हिंदू धर्म में बड़ा मान्यता है, हमारे ही धर्म में कुछ ज्यादा ही है। पाप आप धोने के लिए एक नदी है, वो इसीलिए ख्याति लब्ध है कि जब पाप कुछ ज्यादा ही कर लें तो गंगा में एक बार डुबकी लगा लें, फिर जैसे आप निकलेंगे सारे पाप गायब, है ना? तो पाप धुलने के लिए गंगा को बोला जाता है, पापनाशिनी है वो। एक झील हम लोग क्या, मानसरोवर, नाम सुना? कैलाश यात्रा पे जब जाते हैं तो कहा जाता है कि मानसरोवर झील में नहा के जाइए। हाँ, स्वर्ग वाला मामला है वहां। बिहार में एक नदी है कर्मनाशा, भूल के मत नहाइएगा, सारे कर्म का नाश हो जाता है, वो पाप का नहीं, अच्छे का। तो यहाँ अजीब अजीब परंपराएं हैं, हम लोग क्या कुछ समझ के परे है, लेकिन लोगों ने डेवलप तो किया ही है, जो भी हो जाओ। बहरहाल, अब उस नदी को कर्मनाशा कह के डराया गया आपको कि बड़ी उबड़ खाबड़ नदी है, गहराइयां असमान है, इतनी बुरी तरह से आपको भयभीत कर दिया गया कि नदी में जाने के तो साहस ही ना करें, नहीं तो मर वर जाने की संभावना है। तो ये सब मान्यताओं से चीजों को कनेक्ट किया गया, ताकि जब कोई चीज धार्मिक मान्यता से कनेक्ट हो जाती है तब हम डरते हैं और तब हम उसका पालन करते हैं, और नहीं तो ढीठ हो जाते हैं। बस यही सब वजह है। चले,
हो गया बेटा। हाँ, लिखें, यहां से वह अपने भावर क्षेत्रों का निर्माण करती है। यहां से वह अपने भावर, अब आपका छूट गया है भावर और भैया, वहां से वह अपने भावर क्षेत्र का निर्माण करते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार से तराई क्षेत्रों की ओर प्रवेश करती है। तराई क्षेत्रों की ओर प्रवेश करती है। ठीक है बेटा। उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण करते हुए, सॉरी रुक जाओ। हाँ, देखिए, अपनी सहायक नदियों के साथ, ये शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है, अपनी सहायक नदियों के साथ उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण करते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का से, कहां से बेटा? पश्चिम बंगाल के फरक्का से क्योंकि हर चीज बेटा यहाँ दिखता नहीं है, इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का। ठीक है, इसी जगह पे होगा। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का से ये इस जगह पे बेटा बॉर्डर है। फरक्का को जैसे क्रॉस किया, अब गंगा हमारी नहीं रही, अब वो हो गई किसकी? बांग्लादेश की। जो मन करे वो नाम दें, है तो गंगा ही ना। लेकिन फरक्का के बाद अरे कोई आदमी उसका नाम कल्लू कर दो, लल्लू कर दो, घुरऊ कह दो, पतवारू कह दो, फर्क क्या पड़ता है? वो आदमी तो वही है ना। तो वो है, ठीक है, उन्होंने जो भी नाम दिया उनका मन, नाम तो हम मनुष्यों ने दिया है ना, किसी पराशक्त ने थोड़ी नाम दिया है। कहानियों से, किस्सों से, किदवंतियों से, ऐतिहासिक और धार्मिक साक्ष्यों से नाम हो जाता है नदी का। और नदी का नाम किसने दे दिया? कावेरी आप कह देते हो, काहे कह रहे हो? कुछ और कहो, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो नदी फिर कह देगी कि चलो अब इधर से नहीं इधर से बहते हैं, नाम बदल गया। नहीं, तो ये ढेर सारे कारण हो सकते हैं नदी के नाम, लेकिन एक की जो फरक्का है पश्चिम बंगाल के पास, वहां से ये नदी चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से फिर ये नदी सागर में विलीन हो जाती है। और गंगा नदी का पानी है बड़ा शानदार। तो भारत सरकार बड़ी चिंतित हो गई। भारत सरकार ने ये कहा कि यार अब गंगा नदी अब हमारे हाथ से निकल रही है, इसका शानदार पानी, बेहतरीन पानी अब ये सागर में मिल जाएगा और हो जाएगा खारा और किसी काम का रह नहीं जाएगा। तो उसने बांग्लादेश से कहा कि यार पानी को थोड़ा रोको भाई, पानी को ऐसे सागर में वेस्ट होने मत दीजिए। तो बांग्लादेश ने कहा कि मेरी औकात नहीं है रोकने। तो भारत सरकार ने कहा हम रोक दें। एक बात ध्यान रखना, नदियां कहीं भी उत्पन्न हो, कहीं भी प्रभावित हो, लेकिन जिन जिन राष्ट्रों में नदियां प्रवाहित होती हैं उन सबका अधिकार होता है उस पर। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, हमारा अधिकार नहीं है उस पर? बिल्कुल है। सिंधु नदी पे हमारा अधिकार नहीं है? सिंधु नदी के 20% पानी का उपयोग हम करेंगे? क्या सिंधु नदी हमारे देश से निकली है? नदी कहीं से उत्पन्न हो बेटा, जिन जिन देशों में प्रवाहित होती है एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उन देशों को उस पर अधिकार होता है। और कोई कार्य आप माने मनमाने ढंग से आप नदी के साथ नहीं कर सकते, चीन को छोड़ के। अब वो नालायक है, करता ही रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी पे डैम बना रहा है, भारत सरकार ने कहा काहे बना रहे हो भाई? करा डैम नहीं बना रहे हैं, वो पानी को थोड़ी देर के लिए रोक के फिर छोड़ते जाएंगे, बदमाशी है। तो भारत को डैम बनाना था तो जाहिर सी बात है बिना बांग्लादेश की अनुमति के हम डैम नहीं बना सकते थे। तो हमने बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, हमने बांग्लादेश को कन्विंस किया कि भाई समझ नहीं रहे यार,
ये पानी वानी ना तुम्हारे काम आएगा ना हमारे काम आएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। तो पानी को हमको स्टोर करने दीजिए, गंगा के पानी को अब रोक लेने दीजिए। और फरक्का पे हमने बैराज बना दिया, बांध बना दिया, जो फरक्का बैराज के नाम से जाना जाता है। न जाने कई बार आपसे पूछा है कि फरक्का बैराज किस नदी पर है, तो फरक्का बैराज गंगा नदी पे है। तो उस पानी को हमने आखिरी रोक लिया, आखिरी सीमा पे अपने रोका, ताकि गंगा के पानी का ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर सकें। अब बांग्लादेश ने कहा कि भाई रोक रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे पानी चाहिए। तो भारत का ये वायदा है हमारा, हम आपको इतना क्यूसेक लीटर पानी हमेशा देंगे। मैंने साल भर में वो क्यूसेक लीटर प्रवाह की इकाई होती है, उसने कह दिया कि हम इतना क्यूसेक लीटर जो समय पे निर्धारित हुआ उतना पानी हम देंगे। लेकिन ये तो नहीं निर्धारित हुआ कि कब देंगे, तो हम दे देते हैं। जब भीषण बाढ़ वाढ़ आती है तो हम कह देते हैं भाई जा रहा है पानी, जोड़ लो। वो तो ऐसे ही बाढ़ में डूब रहा होता है और पानी वानी छोड़ के उसको और डुबो देते हैं। अब वो बेचारे के पास कोई उपाय ही नहीं है कि मना कर पाए। नहीं, फरक्का पे बैराज बनाने का दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य गंगा के पानी के वेस्टेज को रोक लिया जाए, और दूसरा उद्देश्य कलकत्ता को पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जाए। कलकत्ता मेगा सिटी है, वो मेट्रो नहीं, मेगा सिटीज है। मेगा सिटीज उनको कहते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। कलकत्ता वगैरह की इतनी जनसंख्या है ना जितने पूरे इजराइल की जनसंख्या है, तो हल्के में मत लीजिएगा। हमारे एक एक शहर ना कई कई देशों के बराबर है। तो कलकत्ता में बहुत पॉपुलेशन है बेटा, और कलकत्ता पीने के लिए सिर्फ हुगली नदी पे आश्रित है, यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसके पास सिर्फ एक स्रोत है, हुगली। खैर वो भी गंगा ही है, लेकिन आपको मैंने एक दिन बताया था कि टाइडल बोर कोलकाता तक पहुंच जाता है, ज्वारी भित्ति कोलकाता तक चला जाता है। और ज्वारी भित्ति अगर कोलकाता तक चला गया तो जाहिर सी बात वहां तक का पानी खारा हुआ, और फिर वो पानी ड्रिंकेबल नहीं होता, तो फिर फरक्का से पानी छोड़ते हैं। हुगली भी गंगा ही है, वहीं पे मैंने बताया था, फिर बता रहे हैं, हुगली गंगा ही नदी है, बस उसकी एक शाखा थोड़ी पहले घूम आती है, जो कलकत्ता होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जब हम फरक्का से पानी छोड़ते हैं तो प्रेशर से वह पानी सारे पानी को ढकेलते हुए और फ्रेश वाटर कर देता है, फिर हम उसको पंप कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। तो दो उद्देश्यों से होता है। हाँ, लास्ट लाइन बोलो क्या लिखा। उत्तर के पहुंच गए फरक्का तक। देखें, पश्चिम बंगाल के फरक्का से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का से कहां बेटा, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा, कई ब्रांच में बंटती है ना बेटा, जहां इसे पद्मा तथा मेघना के नाम से जानते हैं। और इस बार तो यही क्लियर करो, हुगली इसी की एक शाखा है, जो पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती, जो पश्चिम बंगाल होते हुए कहां बेटा, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। नदियों के मिलने को गिरना कह देते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, दोनों शब्द लिखें, कोई परेशानी नहीं। हो गया बेटा। यही यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर, यही मैंने कहा नहीं बेटा, बांग्लादेश में। देखें, यही यही मतलब अगर डाउट हो तो लिखो, क्लियर करो। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से, अब उसका नाम जो भी हो उसे हमें लेना देना नहीं है, केवल वो मिलती ब्रह्मपुत्र नदी से ही है। वास्तव में उसे जमुना कहते हैं, यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में है वो ब्रह्मपुत्र ही। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण किसने किया, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने किया ना। तो बांग्लादेश में ना गंगा कहा जाता है ना ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, वो अलग चीज है।
यही वह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर, लाइन आप जोड़िए, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा किसका बेटा? सुंदरबन का निर्माण करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा किसका बेटा? सुंदरबन का निर्माण करती है। क्लियर है? अब एक नोट बना लो, लिखें उत्तराखंड के पंच प्रयाग। जो 5 प्रयाग हैं बेटा, उनका नाम लिखना पड़ेगा। हम जैसे लिख रहे वैसे लिखना। नहीं नहीं, अभी हम बोल रहे हैं, घबराओ मत। उत्तराखंड के पंच प्रयाग, ये लिख लिया। पंच माने 5 प्रयाग। हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा, आपको याद करने में सहूलियत होगी। बाकी तो जो मन करे वो लिखो, हमें क्या दिक्कत है। पहला विष्णु प्रयाग, ये पहला प्रयाग है बेटा उत्तराखंड का, ठीक है। दूसरा जी, ठीक है बेटा, ऐसे लिख लो, आगे थोड़ी जगह छोड़ो। एक बात ध्यान रखना, हाँ, नहीं नहीं कुछ तो था। अच्छा, देख रहे थे कैसे लिख। जी बेटा, सामने जगह छोड़ना था ना बेटा। पेज खराब हो जाता कोई परेशानी नहीं है, जिंदगी ना खराब हो। 12। अब एक मजेदार बात आपको दिखेगी कि पांचों प्रयाग में एक नदी कॉमन है, अलकनंदा। तो ये बड़े दुख की बात है कि इस प्रयाग के आगे भी अलकनंदा बनी रही। भाई अलकनंदा से धौली गंगा मिली, तो इसका मतलब है अलकनंदा का नाम आगे रहा, नहीं तो खत्म हो गया होता नाम। फिर यहां भी अलकनंदा, नंदाकिनी, फिर अलकनंदा थी। तो देवप्रयाग के बाद उसको गंगा कहने के स्थान पे अलकनंदा कह दिए होते तो ज्यादा सुंदर रहा होता, क्योंकि हर प्रयाग में अलकनंदा है मौजूद ना। हाँ, जो नदी मिली है वो गायब हो गई, लेकिन अलकनंदा नाम आगे चलता रहा। जो हम कह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हो। अलकनंदा खत्म नहीं ना हुई। अलकनंदा से धौली गंगा अगर मिली तो आगे फिर वो अलकनंदा ही रही। गंगा से यमुना मिली तो फिर गंगा ही रही, तो बदल गया नाम। तो अगर यहां अलकनंदा था, यहां भी अलकनंदा ही नाम हुआ, चाहे कोई नदी मिले, यहां भी अलकनंदा, यहां भी अलकनंदा, यहां भी अलकनंदा, तो आगे तो मुझे लगता है हक ज्यादा बन रहा था अलकनंदा कह देने। लेकिन हम लोगों ने ना अलकनंदा कहा ना भागीरथी कहा, हम लोगों ने गंगा कह दिया। क्लियर है बेटा? तो लिखना होगा बेटा, तो अलकनंदा तो सब जगह लिख लो। यानी हर प्रयाग में एक उभयनिष्ठ नदी आपको दिखेगी। कौन बेटा? अलकनंदा। अलकनंदा प्लस, तो हर जगह अलकनंदा आपको दिख रही है, और प्लस कौन होगा उसका नाम लिखना होगा। क्लियर है बेटा? एक बात कि विष्णु प्रयाग में अगर देखें तो अलकनंदा, हम उदाहरण दे रहे हैं, लिखना मत। अलकनंदा प्लस धौली गंगा,
बराबर अलकनंदा ही हुई। बोल नहीं रहे हैं, यहां भी अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा ही हुई। यहां अलकनंदा प्लस पिंडारा, अलकनंदा ही हुई। यहां अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा ही हुई। यहां अलकनंदा प्लस भागीरथी बराबर गंगा हुई, है ना। होना चाहिए था अलकनंदा ही, जो ट्रैक चल रहा है। क्लियर है बेटा। तो साथ वाली नदी कौन है बेटा, जरा नाम लिखना पड़ेगा। पहला वाला क्या लिखा बेटा, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा लिखा ही है, प्लस धौली गंगा। क्लियर है। दूसरा वाला नंदाकिनी, न, अरे लिखो भैया, हाथ बांध के मत बैठो। पहले वाले में क्या लिखा बेटा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। दूसरे वाले में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, नहीं नंदाकिनी। अगला अलकनंदा प्लस पिंडारा, पिंडारा नदी का नाम है। अगला अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, है ना, मंदाकिनी नदी तो बहुत पॉपुलर है। और लास्ट वाले में अलकनंदा प्लस भागीरथी। यहां नाम अब बदल जाएगा, और यहां क्या नाम हो गया बेटा, हो गया यहां तक। अब एक हेडिंग बनाए, गंगा की सहायक नदियां, ये बहुत जरूरी है। लिखो बेटा, गंगा की सहायक नदियां। लिखें, पहले मुझे याद कर लेने दो, ठीक है। नहीं नहीं, मैं क्या सुपर कंप्यूटर हूं क्या, नहीं याद रहता है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। तो देखो, हम एक सांस में बोलेंगे, रुक के नहीं बोलेंगे, रुक के बोलेंगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे, है ना। एक सांस में बोलेंगे और एक सांस में लिखना है आपको। लिख लोगे, चलो हम बोल रहे हैं, राम गंगा गोमती घाघरा गंडक काली कोसी यमुना चंबल सिंध बेतवा केन सोन। लिखो, धीरे धीरे हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं नहीं घबराओ नहीं, लिखो आराम से, हम बोल रहे हैं। राम गंगा, लिखो भैया जी, गंगा की सहायक नदी राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, काली, कोसी। लिख लिया। अच्छा, आपको लगा था सही में धीरे धीरे नहीं बोल पाएंगे, नहीं नहीं, याद है तो चाहे जैसे चाहे वैसे बोले। हो गया बेटा। थोड़ी सी जगह छोड़ दो एक लाइन लिखने की, हम कुछ लिखाएंगे यहाँ पे, है ना। फिर लिखें यमुना चंबल सिंध बेतवा केन सोन। बोले फिर से बेटा, यमुना चंबल सिंध बेतवा केन, केन नदी है, सोन नदी है ना बेटा। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, जैसे गंगा जा रही है तो गंगा की नदियां सहयोग कर रही हैं, लेकिन गंगा की जो सहयोगी नदियां होंगी वो दो तरफ से सहयोग कर रही होंगी, एक उत्तर की ओर से, एक दक्षिण की ओर से, या एक बाएं ओर से, एक दाएं ओर से। गंगा का बायां किधर है, गंगा का बायां किधर है, हैं? किसी नदी का बायां दायां कैसे निर्धारित करें, हाँ, जिधर बह रही है हम मान लेते हैं कि उसका मुंह उधर ही है। नदी जिधर बह रही होती है हम मान लेते हैं कि नदी का मुंह उधर ही है। जैसे गंगा इधर की ओर बह रही है तो मान लीजिए कि गंगा का मुंह उधर ही है। अब गंगा का मुंह उधर है तो बायां दायां दिख रहा है, इस तरफ बायां है, इस तरफ दाहिना है। यानी बिल्कुल सही बताएं, उत्तर की ओर बायां है और दक्षिण की ओर दाहिना है। ऊपर वाली जो लाइन आपने लिखा ये बाईं ओर से है,
यानी उत्तर की ओर से सहयोगी, वही नीचे लिख लीजिए, उत्तर की ओर से सहयोगी। आजकल ये भी बांट बांट के पूछ ले रहे हैं कभी कभी, तो सतर्क रहे। उत्तर की ओर की सहयोगी नदी। ठीक है बेटा। और नीचे वाला जो है क्या बेटा, दक्षिण की ओर की सहयोगी नदी, यानी दाहिनी ओर की सहयोगी नदी। हाँ, इसमें भी बड़ी मजेदार बात है, वो भी जरा सुन लो। यमुना और सोन को छोड़ के, नीचे जो आपने लिखा है, यमुना नदी और सोन नदी को छोड़ के कोई नदी सीधे गंगा को सहयोग नहीं करती है। गंगा की सहयोगी। आप हमारे सहयोगी हो सकते हैं, सीधे भी और अप्रत्यक्ष भी। आपने इनको सहयोग किया, इन्होंने इनको सहयोग किया, और वही सहयोग इन्होंने मुझे कर दिया, तो आप सभी लोग मेरे सहयोगी हो गए। तो ध्यान रखना, चंबल नदी यमुना की सहयोगी है। चंबल नदी सीधे जाके गंगा में नहीं मिलती। सिंधु चंबल की सहयोगी, लेकिन अल्टीमेटली इनका सारा पानी तो गंगा में ही जा रहा है ना। कभी प्रयागराज जाएं और किले के पास जाके देखें तो गंगा तो हाँफ रही है, चारों खाने चित हो चुकी हैं, सांस फूल रही है गंगा की। इलाहाबाद तक आते आते गंगा ने कहा बस, अब हम आगे नहीं जा पाएंगे, थक गए हैं, अब खेल खत्म। और एकदम हाहाकार मचाते हुए यमुना जी आती है, भयानक जल राशि लेके आती है, और वो सारा पानी गंगा को अर्पित करती है। और गंगा जी को कहती भी है कि घबराइए मत, फिर वहां से गंगा बढ़ जाती है। और अगर यमुना वहां पूरी ताकत से नहीं मिलती बेटा, तो आप अब जाके देख लो, स्पेशली तब जब ढेर सारे डैम हम लोगों ने बना दिया उत्तराखंड में, टिहरी डैम, धमाका डैम, अब ये सारे पानी को लगभग हम लोगों ने रोक दी। ग्रीष्म काल में आप इलाहाबाद में देखो तो गंगा लगभग लगभग सूखने की कगार पे है, वो बहुत कम धारा के रूप में दिखती है। अरे वो तो शुक्र मनाइए यमुना को, ये अपार जल राशि लेके गंगा से मिलती है और गंगा को पूरी ताकत दे देती है, और गंगा फिर पूरी ताकत से अपार जल राशि लेके आगे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखना, पानी भले ही यमुना का हो जाते, लेकिन कहलाएंगी गंगा ही, है ना बेटा। एक और नदी है बेटा, हेडिंग बना लो, छोटा सा है मामला, निपटा लेते हैं। इसीलिए हमने कहा ना कि आज एक ही टॉपिक में बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र। और नदी बेटा ब्रह्मपुत्र। कुछ अजीब नहीं लग रहा? नदियों का नाम पुत्री होता है, नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। हिंदी भाषा में हम हमेशा नदियों को फीमेल के रूप में देखते हैं। हिंदू मिथोलॉजी में गंगा को या नदियों को हम माँ के रूप में समझते हैं, है ना। लेकिन ये तो पिता जैसे दिख रहे हैं, है ना? क्योंकि इनको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ये ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है ना बेटा। तो अब मान्यताएं हैं हम लोगों की, जो भी मान्यता बना लें वो अलग बात है, लेकिन हिंदी भाषा साहित्य में नदियों को हम लोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही संबोधित करते हैं। 12, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अगर आप देखो तो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। उत्तराखंड में कह रहा हूं, तिब्बत में एक झील है मानसरोवर, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। मानसरोवर झील के पूर्व में एक ग्लेशियर है, हिमनद है, जिसका नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, स्थानीय भाषा के नाम पे, जिसको कहते हैं चेम युंग डुंग। आपकी कौन सा नाम है? पूरी दुनिया के लोग हिंदी भाषा में नाम काहे नहीं रख दिए? अफ्रीकन का नाम सुनोगे ना तो बोल ही नहीं पाओगे। वो जैसे हम लोग बैल वेल हाँकते हैं, जैसी आवाज निकालते हैं ना, वैसी आवाज उनके नाम होते हैं, आप बोल ही नहीं पाओगे। तो सब लोग आपकी भाषा में नाम थोड़ी ही रखेंगे, उनकी भाषा में उन्होंने नाम रखा, और उसका नाम है क्या बेटा? चेम युंग डुंग। हिमनद से निकलती है।
और वो बहना शुरू करती है किधर बेटा? पूरब की ओर। यानी हिमालय के समानांतर ये पूरब की ओर बहने लगती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। यानी तिब्बत में से ब्रह्मपुत्र नहीं, सांगपो माने स्वर्ग की नदी होता है। तिब्बत में से सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ये पूरब की ओर बहना शुरू होती है। पूरब की ओर बहते बहते अचानक ये मुड़ जाती है दक्षिण की ओर, और नामचा बरवा के पास से ये गहरे गार्ज बनाते हुए, हिमालय की औकात बताते हुए ये प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में फिर इसका नाम हो जाता है क्या? दिहांग। क्या नाम होता है बेटा? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ही एक घाटी है, वैली है, जिसका नाम है दिबांग। दिबांग। वहां के रहने वाले सारे लोग अपने नाम के आगे दिबांग लिखते हैं। मैंने वो शब्द जोड़ लेते हैं, जैसे हम लोग जाति सूचक शब्द जोड़ते हैं ना अपने नाम के पीछे सरनेम की जगह पे, वो सरनेम में दिबांग जोड़ते हैं। तो दिबांग घाटी भी है, दिबांग लोगों के नाम के साथ भी जुड़ा होता है, और वहां से एक नदी निकलती है दिबांग नदी, जो अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र की पहले सहयोगी बनती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की खासियत जान लो कि ब्रह्मपुत्र की बहुत सहयोगी नदियां नहीं है, ये अकेले ही पूरी सेना के बराबर है। ब्रह्मपुत्र खुद ही वन मैन आर्मी के रूप में है, तो इसको बहुत सहायक नदियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सहायक नदियां तो है ही हैं बेटा। क्लियर है बेटा? फिर वहां से वो अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में एक जगह है सादिया, मैप में देखिएगा, वहां से वो असम में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही असम में प्रवेश करती है, इसका नाम फिर बदल जाता है, और तब नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जहां वो रैंप घाटी का निर्माण करते हैं, यानी रैंप वैली बनाती है, और ब्रह्मपुत्र रैंप घाटी का निर्माण करते हुए असम के डुबरी से जगह का नाम है, ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फिर बांग्लादेश में इसे हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। यही वह गंगा से मिलती है, या मेघना से कह लो मिलती है, बोले बेटा। और यही वो डेल्टा का निर्माण करती है। सहायक नदियों की फौज बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसकी एक बड़ी भारी खासियत है कि असम में इस नदी की चौड़ाई बहुत है। वही ये मैदानों का निर्माण करती है, असम में ही मैदानों का निर्माण करती है, तो इसकी चौड़ाई बहुत अधिक है। और कहा जाता है कि एक टर्म यूज किया जाता है हिंदी में, गुम्फित हो जाती है। गुम्फित माने समझते हो? शाखाएं बहुत निकल जाती हैं। अरे भाई, पेड़ पौधों में जब बड़े होते हैं और अचानक ढेर सारी शाखाएं निकलती है, उसको कहते हैं गुम्फित होना। ये नदी असम में गुम्फित होती है, यानी कई ओर से घेर के। और यही वो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप मजूली का निर्माण करती है। मजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी में द्वीप है। द्वीप तो सागर में होते हैं, ये नदी में द्वीप है। और ध्यान रखना, वो मत समझना कि बालू पे एक टीला दिख रहा है। मजूली विधानसभा की एक सीट है, उसमें इतने लोग रहते हैं कि विधानसभा की एक सीट है मजूली। और लगभग 500-600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है मजूली। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है मजूली। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा भी वो डिस्टर्ब हो रहा है, कटाव वगैरह हो रहा है, उसका एरिया थोड़ा घट रही है। मजूली तक जाने के लिए पुल का निर्माण नहीं किया गया जानबूझ के, कि अगर पुल का निर्माण होगा तो फिर आवागमन बढ़ जाएगा, और इसकी जो नेचुरल जो फ्लोरा एंड फ्यूना है वो सब डिस्टर्ब होने लगेगा। तो थोड़ा लिख लिया जाए, बहुत बड़ा नहीं है बेटा, 10 मिनट में निपट जाएगा। लिखें। इस नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व में चेम युंग डुंग हिमनद है। लिख दे भैया जी, लिख दें कि लिख लोगे?
चेम युंग डुंग हिमनद से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के रूप में जानते हैं। सांगपो नदी के रूप में जानते हैं। हो गया बेटा। नामचा बरवा के पास, नामचा बरवा के पास यह दक्षिण की ओर मुड़ती है। गहरे गार्ज बनाते हुए, गार्ज को खड्ड कहते हैं बेटा, गहरे गार्ज बनाते हुए यह अरुणाचल में प्रवेश करती है। जहां इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। जहां इसे किस नाम से बेटा? दिबांग के नाम से जाना जाता है। असम के सादिया से, सादिया जगह का नाम है बेटा, असम के सादिया से यह असम में प्रवेश करती है। जहां वह रैंप घाटी का निर्माण करती है। रैंप घाटी पढ़ा है आपने? आसपास का भूभाग ऊपर उठ जाए, बीच वाला स्थिर रहे। जहां वह क्या बेटा? रैंप घाटी का निर्माण करती है तथा विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप मजूली का निर्माण करती है। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप मजूली का निर्माण करती है। ठीक है बेटा। असम के ढुबरी से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ढुबरी जगह का नाम है, सब मैप में जाके ढूंढिए। असम के ढुबरी से कहां बेटा? यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जहां इसे किस नाम से बेटा? जमुना, जहाज वाला जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यही वह गंगा नदी से मिलती है तथा डेल्टा का निर्माण करती है। यही वह किससे बेटा? गंगा नदी से मिलती है तथा डेल्टा का निर्माण करती है। आखिरी लाइनें हैं, लिखिए और आज की क्लास कंक्लूड करते हैं हम लोग। सहायक नदी। अब यहां उत्तर दक्षिण नहीं बांटेंगे, मैप में जाके खुद ही ढूंढिए, है ना? दिबांग, कपिला, लोहित, मनास, तीस्ता, धनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी और क्या बेटा? सुबनसिरी। क्लियर है? अब याद रहना होगा बेटा, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं ना कि वो खाली नदी का नाम लेके पूछते हैं किसकी सहायक नदी। सुबनसिरी निम्न में से किसकी सहायक नदी?
बस अगर आप मिस करोगे तो नुकसान हो जाएगा, है ना बेटा। अब हेडिंग बना लो, कल के लिए छोड़ दें। उत्तर भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदी। 4 भागों में बांटा था, अभी 4 में पहले की बात मैंने किया है बेटा। उत्तर भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदी, ठीक है बेटा। चर्चा कल होगी और कल ही ज्योग्राफी की आखिरी क्लास होगी, कल हम समाप्त करेंगे। थैंक यू।